की शुरुआत सुमी नाम की एक लड़की से होती है, जो भागकर एक डॉक्टर के पास पहुंचती है और उससे गुजारिश करती है कि वो उसके साथ उसके घर चले, क्योंकि उसके फादर की टांग का घाव नासूर बन गया है और वो बहुत दर्द में है। डॉक्टर उसके साथ जाता है और उसके फादर कार्तो को एनेस्थीसिया देकर उसका पैर काट देता है, पर सुमी उस कटे हुए पैर को फेंकती नहीं और उसे फ्रीजर में रख देती है। पर सुमी अपने फादर से कहती है कि उसने पैर फेंक दिया है। फिर हम सुमी को उसके दोस्त सेबर के साथ देखते हैं। यहाँ हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि सुमी की माँ उसके भाई को लेकर सालों पहले शहर चली गई थी। सुमी चाहती है कि उसका फादर ठीक हो जाए, पर सिर्फ इसलिए ताकि उसके सर से उसकी जिम्मेदारी हट सके और वो अपनी माँ को ढूंढने शहर जा सके और एक बेहतर जिंदगी जी सके। पर अभी के लिए उसे किसी तरह गुजर बसर करना है, इसीलिए वो अपने फादर की करी शॉप फिर से शुरू करना चाहती है। सेबर उससे कहता है कि वो उसे अपने मालिक मिस्टर मिमिन से मिलवाएगा। उसे यकीन है कि वो उसकी मदद करी शॉप खोलने में जरूर करेगा। पर जब सुमी उससे मिलने जाती है तो वो मदद के बजाय उसके सामने उसकी मिस्ट्रेस बनने का ऑफर रखता है। सुमी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। इधर कार्तो अपने कटे हुए पैर की वजह से बहुत दर्द में है। वो सुमी को डॉक्टर के यहाँ से दवा लाने को कहता है। सुमी जाती है, पर तब तक डॉक्टर वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं और के लिए निकल गया है। सुमी को बिना दवा के ही लौटना पड़ता है। फिर रात में सुमी को एक सपना आता है और नदी किनारे वो एक मिस्टीरियस से आदमी को देखती है। उसकी स्किन अजीब सी सफेद है, जैसे कि वो कोई घोस्ट हो। तभी अचानक वो जाग जाती है और उसे उसके फादर की दर्द भरी कराह सुनाई देती है। वो सुमी से खाना मांगता है, पर वो बेचारी खाना कहाँ से लाए। अब उसका फादर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो भी अपनी माँ की तरह नाकारा है। उसे ऐसी औरतों की जरूरत अपनी जिंदगी में नहीं है। सुमी अपनी माँ के खिलाफ गलत बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती और उन दोनों की बहस फिजिकल फाइट में बदल जाती है। सुमी किसी तरह खुद को बचाकर अपने कमरे में आ जाती है तो वहाँ उसे वही मिस्टीरियस घोस्ट मिलता है, जिसे उसने कुछ देर पहले सपने में देखा था। वो उससे कहता है कि सिर्फ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस तुम मेरी दोस्त बन जाओ। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ से मिलने का जो सपना है, मैं उसे भी पूरा कर सकता हूँ। अब सुमी उसकी बातों में आ जाती है और उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाती है। उसके कहे मुताबिक वो अपने फादर को उसी का पैर पकाकर खिला देती है। कार्तो को पता भी नहीं चलता। वो तो बस इसी बात से खुश है कि उसे मीट खाने को मिल रहा है। उसी रात सुमी को सेबर से पता चलता है कि निंग्रम नाम की एक लड़की खो गई है। वो कल रात से घर नहीं लौटी है और सेबर बाकी गाँव वालों के साथ उसे ढूंढने चला जाता है और जंगल में कुछ दूर पर उन्हें निंग्रम की लाश मिलती है। निंग्रम की बहन सारी उसकी फैमिली और गांव वालों के साथ निंग्रम के लास्ट राइट्स करते हैं। अगले दिन सारी को निंग्रम की स्पिरिट दिखती है और वो उससे अपनी मौत का बदला लेने को कहती है। उधर वो घोस्ट सुमी को कब्रिस्तान से कोई ताजी लाश लाने को कहता है और घोस्ट के कहे मुताबिक वो वैसा ही करती है और उसके ही कहे मुताबिक वो उसके मीट का इस्तेमाल अपने फादर की करी शॉप चलाने में करती है। गाँव के लोगों को तो अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं, पर उन्हें सुमी की बनाई हुई डिश बहुत पसंद आती है और सुमी की दुकान चल पड़ती है। तभी कोई लड़का वहाँ चिल्लाता हुआ आता है कि निंग्रम की बॉडी गायब है, कोई उसकी कब्र खोदकर बॉडी निकाल ले गया। सेबर और बाकी सब कब्रिस्तान की ओर जाते हैं। सारी उस खाली कब्र को देखकर बहुत गुस्से में है। वो चिल्लाती है कि ये जिसने भी किया है उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हम देखते हैं कि सुमी बहुत शौक में है और वो घबराई हुई हालत में वहाँ से भाग जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुमी ने ही निंग्रम की लाश निकाली थी और उसी के मीट से अपनी शॉप में डिश बनाई थी, पर उसका सर काटकर उसने फ्रीजर में रख दिया था। सुमी भागकर अपने घर पहुंचती है तो वो घोस्ट उसे उसके दोस्त सेबर के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश करता है और कहता है कि वो बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, क्यों ना हम उसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए करें। तुम्हें इस गाँव को छोड़ने के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे, तो एक आखिरी बार शॉप में बेचने के लिए डिश बनाओ और इस बार फ्रेश मीट का इस्तेमाल करो। यहाँ उसका सीधा इशारा सेबर को मारने के लिए है, पर जब सुमी इस बात के लिए राजी नहीं होती तो वो उसे धमकाने लगता है। वो कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम हमेशा के लिए इस गाँव में कैद होकर रह जाओगी, कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाओगी, क्या तुम यही चाहती हो? तभी सेबर वहाँ आ जाता है और वो सुमी के औजार जो वो बॉडीज काटने के लिए इस्तेमाल करती है उन्हें देख लेता है। दूसरी ओर सुमी अपना सामान बांधकर जाना चाहती है, पर घोस्ट उससे कहता है कि तुमने सेबर को नहीं मारा तो तुम मारी जाओगी। अब सुमी उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से मुझसे पाप हो गया, मुझे तुम्हारी दोस्ती तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। उधर सेबर फ्रीजर में निंग्रम का कटा हुआ सर देख लेता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाए सुमी पीछे से आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। सुमी अपना राज किसी के सामने नहीं आने दे सकती। सेबर यहाँ सुमी से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, पर वो घोस्ट फिर से सुमी को भड़काने लगता है और कहता है कि दुनिया में सिर्फ मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ।
कोई और नहीं, सुमी फिर से उसकी बातों में आ जाती है और वो सेबर को मार देती है। इधर निंग्रम की स्पिरिट फिर से सारी से कांटेक्ट करती है और उसे एक ब्रेसलेट मिलता है जिस पर सिम्पाका लिखा हुआ है। सारी उस नाम के बारे में पूछताछ करते हुए असी सिम्पाका नाम की औरत के पास पहुंचती है। सारी का मकसद बस ये जानना है कि वो ब्रेसलेट निंग्रम के पास कहाँ से आया। पर असी उस ब्रेसलेट को देखते ही उसे चोर कहने लगती है और उसका बेटा बुरास जो कि डिफॉर्म्ड है सारी पर हमला कर देता है। सारी वहाँ से चली जाती है, पर जाते जाते वो सिम्पाका को अपने बेटे से कहते हुए सुनती है कि वो जानती है कि उसी ने वो ब्रेसलेट चुराया और उस लड़की निंग्रम को दिया। सारी समझ जाती है कि सिम्पाका के बेटे और निंग्रम की मौत के बीच कुछ तो कनेक्शन है। रात में सारी को सपना आता है और वो भी नदी किनारे उसी घोस्ट को देखती है जिसे सुमी ने देखा था। वो चौंक कर सपने से जाग जाती है तो वो उसी घोस्ट को अपने सामने बैठा हुआ पाती है। वो उसे वो एहसान याद दिलाता है जो उसने उस पर पास्ट में किए थे, कैसे उसने उसकी बहन निंग्रम की जान बचाई थी जब वो बीमार थी। वो उससे पूछता है, किसने तुम्हें खाना मुहैया कराया, किसने तुम्हें प्रोटेक्शन दी, बदले में तुमने अपनी जिंदगी मेरे नाम करने का वादा किया था, पर फिर तुम मुझे छोड़ गई और मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब जब तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी बेमानी है। वो बॉक्स निकालो और वही करो जो तुम करती थी। पर सारी इस बात के लिए राजी नहीं होती। अगले दिन सारी को एक विजन आता है जिसमें वो अपनी बहन को उसके कातिल के थ्रू सफर करते हुए देखती है, पर वो उस कातिल का चेहरा नहीं देख पाती। पर उसकी बहन की दर्द भरी आवाज उसे सुनाई देती है जो उसे मदद के लिए पुकार रही है। फिर अगले ही पल वो घोस्ट उसके सामने होता है। ये विजन उसी ने सारी को दिखाया है। वो उससे कहता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारी बहन को किसने मारा। वो सारी को बदला लेने के लिए उकसाता है। फिर सारी चौंक कर नींद से उठती है और वो एक बॉक्स निकालती है। ये वही बॉक्स है जिसका मेंशन उस घोस्ट ने किया था। वो उसे खोलती है तो उसमें से काले जादू का सामान और एक छोटी सी मूर्ति निकलती है जो शैतान की मूर्ति है। इसका मतलब कि सारी पास्ट में काले जादू से जुड़ी हुई थी, पर उसने वो सब छोड़ दिया था। लेकिन उसकी बहन की मौत ने उसे वापस काले जादू और शैतान की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। अब सारी काले जादू का रिचुअल करती है अपनी बहन के कातिल को ढूंढने के लिए और अपनी शक्तियों से उसे बहुत ही भयानक मौत देने को कहती है। अगले दिन वो डॉक्टर सारी के घर उसके रूटीन चेकअप के लिए आता है तो एक गांव वाले से उसे बुरास की मौत के बारे में पता चलता है। वो डेड बॉडी के इंस्पेक्शन के लिए जाता है तो सारी भी उसके साथ चली जाती है। वो देखती है कि बुरास की बॉडी सीलिंग से लटकी हुई है और खून से तरबतर है। अब सारी को कंफर्म हो जाता है कि बुरास ने ही उसकी बहन को मारा था। रात में बुरास की माँ सिम्पाका सारी के घर आती है और उसे वो ब्रेसलेट देती है। वो कहती है कि तुम्हारे बचपन की दोस्त ने मुझे ये तुम्हें देने को कहा है। फिर हम देखते हैं कि सारी उस डॉक्टर के घर पर डिनर के लिए आई हुई है और यहाँ निंग्रम की मौत के पीछे का असली राज खुलता है। यहाँ सारी डॉक्टर पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि बुरास ने निंग्रम को मारा था, पर वो सिर्फ एक मोहरा था। असल में वो डॉक्टर का काम कर रहा था और निंग्रम की मर्डर की सारी प्लानिंग डॉक्टर की थी। दरअसल डॉक्टर का निंग्रम के साथ फिजिकल रिलेशनशिप था। वो उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट भी थी, पर वो उसे और उसके बेबी को अपनाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का फैसला किया। उधर बुरास निंग्रम को पसंद करता था। उसे लगा था कि वो निंग्रम को ब्रेसलेट देकर उसका दिल जीत सकता है, पर निंग्रम ने उसे रिजेक्ट कर दिया। बुरास की डिफॉर्मिटी और दिमागी हालत का डॉक्टर ने फायदा उठाया और उसे निंग्रम को मारने का तरीका सिखाया और इस तरह बिना अपने हाथ गंदे किए उसने निंग्रम से छुटकारा पा लिया। अब डॉक्टर खुद अपना जुर्म कबूल कर लेता है, पर वो सारी से कहता है कि तुम्हारी इन बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। क्या तुम मुझे कोर्ट लेकर जाओगी? तुम्हारे पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर अगले ही पल हम सारी को एक बहुत ही पावरफुल विच के तौर पर देखते हैं। वो उसे अपनी ताकत से दीवार पर गाड़ देती है और उसे बहुत दर्दनाक मौत देती है। सारी का बदला पूरा हो जाता है। दूसरी ओर सुमी सेबर की मौत के बाद गांव छोड़कर जाना चाहती है, पर वो घोस्ट सुमी से कहता है कि तुम्हारी माँ से जुड़े राज इसी घर में हैं और अगर तुम सच्चाई की तह तक जाना चाहती हो तो तुम्हें यहीं रहना चाहिए। इधर कार्तो सेबर की लाश देख लेता है तो सुमी उसका भी मुंह बंद करना चाहती है। कार्तो खुद को उससे बचाने के लिए फ्रीजर में छुप जाता है, पर सुमी उसे ढूंढ लेती है और चेयर से बांध देती है। कार्तो उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो बेटी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब घोस्ट सुमी को उसकी किसी भी चिकनी चुपड़ी बात में ना आने को कहता है और उसे कार्तो से अपनी माँ के बारे में पूछने को कहता है। सुमी बिल्कुल वैसा ही करती है। पहले तो कार्तो उसे वही पुरानी कहानी सुनाता है कि वो अपने किसी लवर के साथ भाग गई थी, पर जब सुमी उसे सच कहने के लिए प्रेशराइज करती है तो वो टूट जाता है और उसे रोते हुए बताता है कि दरअसल उसने कभी उसकी माँ से प्यार नहीं किया और वो असी सिम्पाका नाम की एक औरत से प्यार करता था, पर सुमी की दादी उसके इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी।
इसीलिए उसे प्रेशर में सुमी की माँ से शादी करनी पड़ी। जब सुमी की माँ ने उसके भाई अहमद को जन्म दिया तो उसी वक्त तसीह ने एक डिफॉर्म बच्चे यानी बुरास को जन्म दिया। जितनी बार वो उस बच्चे को देखता था उसे अपने किए हुए पाप का एहसास होता था। जब सुमी की माँ को उसके अफेयर का पता चला तो वो उसे छोड़कर जाना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे मारकर बेड के नीचे गाड़ दिया। सुमी ये सब जानकर अपना पारा खो देती है और वो गुस्से में कार्तो को मार डालती है। वो बेड के नीचे खोदकर अपनी माँ की लाश को ढूंढने लगती है, पर अब वहाँ सिर्फ उसका स्केलेटन है जिसे वो सीने से लगाकर रोने लगती है और फिर वो अपने फादर की लाश को उसी जगह दफन कर देती है। घोस्ट इस सबसे बहुत खुश है और वो सुमी को वैसी ही छोटी सी शैतान की मूर्ति देता है जैसी हमने सारी के पास देखी थी। वो उससे कहता है कि इसका वर्शिप करना और मैं तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगा। आखिरी सीन में सुमी अपना सामान बांधकर गांव छोड़कर जाने वाली होती है, पर तभी दरवाजा खुलता है और सारी वहां आती है और कहती है कि उसे बताया गया है कि उसकी बहन की लाश यहाँ है। वो सुमी से पूछती है कि क्या उसे पता है कि वो कहाँ है। हम देखते हैं कि सुमी उसे मारने के लिए कोई हथियार निकालने वाली होती है, पर तभी वहाँ एक और औरत आती है जिसका चेहरा ढका हुआ है और वो कहती है कि वो अपने लवर कार्तो को लेने आई है। क्या उसने उसे देखा है? सुमी को यकीन है कि ये औरत असीस सेम्पाका है और वो उस पर चिल्लाती है कि तुम ही मेरी जिंदगी की मुसीबतों की सारी जड़ हो, और ऐसा लगता है कि वो उस पर हमला करने वाली है। पर मूवी यहीं खत्म हो जाती है और स्क्रीन पर टू बी कंटिन्यूड लिख दिया जाता है, यानी कि मेकर्स का पार्ट 2 बनाने का पूरा इरादा है और वो औरत असीस सेम्पाका ही है या कोई और। इस सवाल का जवाब हमें पार्ट 2 में मिलेगा, पर मुझे लगता है कि वो सेम्पाका ही है, क्योंकि जब वो सारी को ब्रेसलेट देने गई थी तो उसने कहा था कि उसके बचपन के दोस्त ने उसे ये देने को कहा है और सारी के बचपन का दोस्त वो घोस्ट ही है। यानी कि वो तीनों औरतें वैसे तो एक दूसरे की खून की प्यासी हैं, पर एक कड़ी है जो उन तीनों को जोड़ती है और वो है वो घोस्ट। फिल्म का नाम पैराबेटिना पेंगिकुट इब्लिस है, जिसका मतलब है औरतें जो इब्लिस को फॉलो करती हैं। दरअसल इब्लिस शैतानों के लीडर को कहते हैं और जो मिस्टीरियस फिगर हमें घोस्ट के फॉर्म में दिखाया गया है वो कोई और नहीं इब्लिस ही है। उन तीनों औरतों ने अपना अपना मकसद पूरा करने के लिए उसकी मदद ली। हालांकि सेम्पाका और इब्लिस के बीच किन हालातों में क्या डील हुई थी ये हमें नहीं दिखाया गया, तो आई एम श्योर कि पार्ट 2 की कहानी सेम्पाका के आसपास घूमेगी और उस डीमन का असली मकसद उन तीनों को मैनिपुलेट करने के पीछे क्या है और उसका इस सब में क्या फायदा है। साथ ही सुमी का भाई अहमद जिसका जिक्र कार्तो ने किया वो कहाँ है, क्योंकि बेड के नीचे लाश तो केवल उसकी माँ की थी। और क्या वो तीनों औरतें मिलकर इब्लिस जो कि शैतान को, बुराई को रिप्रेजेंट करता है, उसे हरा पाएंगी या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे। तो इन सभी सवालों के जवाब हमें मूवी के सेकंड पार्ट में मिलेंगे और जब सेकंड पार्ट आएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके लिए ले आऊंगी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ना पसंद आई हो तो भी बता सकते हैं और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।